Hello everyone, I am Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूं, ये एक प्योरली बीएससी मैथमेटिक्स का चैनल है। यहाँ पर आपको बीएससी मैथ से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे एंड थरो नॉलेज मिलेगा आपको यहाँ पर। अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन ग्रुप्स। ओके, लेट अस सी द टॉपिक। सो इसके पहले भी हमने पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या होता है। आज हम ये पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन को हम ग्रुप्स में किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट लेट अस सी द डेफिनेशन एंड देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन सेज दैट लेट G be a group and H a subgroup of G. Then for A comma B belongs to G, we say that A is congruent to B mod H, written as this way। ऐसे लिखते हैं हम A congruent B mod H if and only if A B inverse belongs to H। So congruence मॉड्यूलो समझने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले what are the requirements। हमें चाहिए एक ग्रुप, then we need a subgroup and we need two elements from the group। देखो हमने ग्रुप लिया है G, एक सब ग्रुप लिया है H और दो एलिमेंट्स लिए यहाँ से A and B। अब इनके बीच में हम ये देख रहे हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो जो रिलेशन है वो कैसे एग्जिस्ट करता है। तो वी से दैट A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod H if and only if A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? A और B mod H से रिलेटेड। H क्या है यहाँ पर? सब ग्रुप है। तो ये चीज ट्रू कब होगी? व्हेन यहाँ पर जो एलिमेंट है, देखो यहाँ पर जो एलिमेंट है इनटू यहाँ पर जो एलिमेंट है उसका इनवर्स बिलोंग्स टू दिस। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आपको यहाँ पर, बिकॉज आपको ये डेफिनेशन रटनी नहीं है, आपको ये समझ के लर्न करनी है। बिकॉज ऐसा ना हो कि अगर यहाँ पर नंबर्स चेंज हो जाए तो आपको फिर समझ में ही ना आए। इसलिए वेरिएबल्स, नंबर्स जो भी है, अगर ये चेंज हो जाते हैं तो भी आपको आना चाहिए कि ये व्हाट इज द कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन। इफ एंड ओनली इफ A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो ये कंडीशन कैसे याद रखनी है आपको? यहाँ पर जो एलिमेंट है A उसको एज इट इज लेना है, ये एलिमेंट का इनवर्स लेना है एंड बिलोंग्स टू यहाँ पर जो भी होगा वो H। ठीक है, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई राइट दिस एज X इज कॉन्ग्रुएंट टू Y mod K। तो इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी? जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो इसका इनवर्स दैट इज X Y इनवर्स शुड बिलोंग टू K। ये जब इस K में जाएगा तभी हम बोलेंगे X इज कॉन्ग्रुएंट टू Y mod K। क्लियर? इसीलिए मैंने ये पोजीशन से बताया। अब हम जब आगे और एग्जांपल्स करेंगे ना तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, इसीलिए पोजीशन से अगर आप याद रखोगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर। अब इसके ऊपर में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ते हैं हम। सो द थ्योरम सेज दैट द रिलेशन A congruent B mod H। कैसे पढ़ते हैं हम इसको? A congruent B mod H is an equivalence relation। हमें ये बताना है कि ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। Now what is an equivalence relation? ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। You already know this what is equivalence relation। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब, अच्छा रिलेशन मतलब क्या? रिलेशन मतलब फंक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ अ फंक्शन। तो एक ऐसा रिलेशन जो तीन चीजों को सेटिस्फाई करता है वो बनता है इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सी चीज? तीन चीजें, रिफ्लेक्सिविटी या फिर रिफ्लेक्सिव, देन ट्रांजिटिव या फिर हम पहले बोलेंगे सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड देन वी विल राइट ट्रांजिटिव। इससे क्या होगा कि ये इजी होता है याद रखने के लिए। आई विल टेल यू अ ट्रिक। ट्रांजिटिव, ठीक है। अब जीएसटी तो आप सबको पता होगा। तो जैसे पैसे के लेन देन में हमें जीएसटी भरना पड़ता है ना? तो यहाँ पर हम आरएसटी का यूज करते हैं। जीएसटी, आरएसटी। तो याद रखने के लिए आपको इजी रहेगा। तो व्हाट इज दिस आरएसटी? अगर कोई रिलेशन आरएसटी सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी, तब जाके वो बनता है इक्विवेलेंस रिलेशन। एंड व्हाट इज दिस आरएसटी? इसको भी हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली। अब रिफ्लेक्सिव मतलब क्या ये देखते हैं। अभी तक आपको क्या समझ में आया है कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है।
ये प्रूव करने के लिए हमें कोई भी चीज को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें 3 चीजें प्रूव करनी होती है। कौन सी 3 चीजें? RST, कैसे याद रखोगे? RST, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब ये तीनों क्या है, लेट अस सी। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी मतलब क्या? रिफ्लेक्सिव एक्शन क्या होता है? कोई भी चीज को खुद के साथ एकदम से रिफ्लेक्ट होना। जैसे आप मिरर में देखते हो तो आपको खुद आप रिफ्लेक्ट होते हो उसमें, राइट? तो वो एलिमेंट का उसके खुद के साथ रिलेशन, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिविटी। दैट मीन्स जैसे हमने अभी कौन से हम रिलेशन से डील कर रहे हैं यहाँ पर, ये है हमारा मेन रिलेशन जिसको हमें प्रूव करना है, राइट? तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है, बट जब हम रिफ्लेक्सिविटी की बात करेंगे तो हमें इस एलिमेंट का उसके खुद के साथ में बताना है कि रिलेशन ट्रू होगा, ठीक है? A शुड बी रिलेटेड टू A, ये हमें दिखाना है। अगर हम ये दिखा पाए तो हम बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिविटी होल्ड्स ट्रू, ठीक है? तो इसको प्रूव करने के लिए लेट अस सी व्हाट टू डू, हाउ टू प्रूव इट। बाद में हम देखेंगे व्हाट इज सिमेट्रिसिटी एंड व्हाट इज ट्रांजिटिविटी। तो पहले हमें ये प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन, A का A के साथ रिलेशन है, मतलब A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड H, ये हमें प्रूव करना है। नाउ लेट अस सी। सबसे पहले आपको मैंने ये बताया है कि आप पोजीशन से याद रखो, आपको ये प्रूफ करना है। मतलब क्या प्रूफ करना है? पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रूफ क्या करना है आपको। व्हेन विल A बी कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड H? जब इफ एंड ओनली इफ, यहां मैं रफ में लिखती हूँ, दिस विल बी ट्रू इफ एंड ओनली इफ, ये वाला, ठीक है, ये आपको फेयर में नहीं लिखना है, दिस इज अ रफ पार्ट, ये एलिमेंट इनटू इसका इनवर्स विल बिलोंग टू H। जब ये चीज ट्रू हो जाएगी तब हम बोलेंगे कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड H, ठीक है? अब समझ में आ रहा है मैंने आपको पोजीशन से क्यों बताया था, इसीलिए। तो आपको दिमाग में आपकी ये चीज क्लिक हो जानी चाहिए कि आपको प्रूव ये करना है। अगर आप ये प्रूव कर पाते हो दैट मीन्स ये चीज ट्रू हो जाएगी, ठीक है? लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द प्रूफ। तो अब उसके लिए क्या करना है हमें, हम देखते हैं यहाँ पर। नाउ सबसे पहले वी विल कंसीडर दिस एलिमेंट, जिसको H में दिखाना है वो एलिमेंट ही कंसीडर करके देखते हैं। नाउ कंसीडर A इनवर्स। अब ये जो A इनवर्स है इसकी वैल्यू क्या होगी? दिस इज नथिंग बट E, है ना? आइडेंटिटी, रॉकी भाई, यस। तो A इनवर्स अगर E है तो हमें पता है कि E विल बी ऑलवेज देयर इन H बिकॉज वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और E अगर H में है मतलब A इनवर्स H में है, दैट मीन्स A इनवर्स बिलोंग्स टू H, एंड यही तो हमें प्रूव करना था। एंड देयरफॉर दैट मीन्स हमने ये दिखा दिया A इनवर्स बिलोंग्स टू H, एंड hence we can say that जब ये दोनों इसमें होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि A is congruent to A mod H, hence proved. The first part implies reflexivity holds true. Reflexivity holds true. Next हम देखेंगे second part, that is symmetricity. तो अगर हमें ये देखना है कि क्या सिमेट्रिसिटी भी होल्ड करती है तो उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है। बिफोर दैट एक चीज आप लोग ध्यान दो कि हमने ये तो देख लिया पोजीशन वाइज कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड H इफ एंड ओनली इफ। ये कब ट्रू होता है? हमने पोजीशन से देखा, ये एलिमेंट इनटू इसका इनवर्स बिलोंग्स टू हियर, दैट मींस A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये आपको समझ गया है। अब साथ में आप ये भी समझ लो, अगर इस तरीके से दिया होगा तो उसका आप रिवर्स कैसे लिखोगे? दैट मीन्स अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ है कि C D इनवर्स बिलोंग्स टू K, ठीक है, दैट मीन्स हाउ विल यू राइट दिस, कन्वर्ट दिस इनटू मॉड्यूलस। इसी का मतलब क्या होगा? इफ एंड ओनली इफ, मॉड्यूलस नहीं सॉरी मॉड, कॉन्ग्रुएंस मॉड में कैसे लिखोगे आप? ये एलिमेंट जो भी है उसको एज इट इज लिखोगे, C इज कॉन्ग्रुएंट टू इसका इनवर्स, D इनवर्स का इनवर्स होगा D, कॉन्ग्रुएंट टू D मॉड, बिलोंग्स के बदले मॉड आ जाएगा एंड K, ठीक है? इज इट क्लियर? तो रिवर्स भी आपको लिखते आना चाहिए। अगर ऐसा दिया है इसका मतलब ये भी ट्रू है, ऐसा दिया है इसका मतलब ये ट्रू है। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर, विच इज सिमेट्रिसिटी। तो सिमेट्रिसिटी प्रूफ करना है मतलब हमें क्या प्रूफ करना है? अगर A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड H तो उसका उल्टा भी ट्रू होता है, दैट मीन्स B विल बी कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड H। इसको बोला जाता है सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी इन जनरल, जैसे हम इंग्लिश का वर्ड है सिमेट्रिक, मतलब आप कोई भी तरफ से देखोगे उसको तो वो सेम ही दिखेगा। तो लाइक दैट A is congruent to B mod H, मतलब ही B is congruent to A mod H, ठीक है? ये ट्रू होना चाहिए, तभी आप बोलोगे कि सिमेट्रिसिटी होल्ड्स ट्रू।
सो लेट अस सी हाउ टू प्रूव दैट. यहाँ पर हमें गिवन है, दिस इज गिवन एंड दिस इज टू प्रूव. ये गिवन है और हमें ये प्रूव करना है. ठीक है, तो गिवन से स्टार्ट करते हैं. अगर A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod H, तो ये कब पॉसिबल है? दिस इज ओनली ट्रू इफ एंड ओनली इफ. अभी बताया था मैंने आपको, A B इनवर्स, ये एलिमेंट इनटू इसका इनवर्स बिलोंग्स टू H. जब ये चीज ट्रू होगी तभी ये पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ. अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे हमें ये फायदा होगा कि अगर हम इसका इनवर्स लेते हैं, दैट मीन्स इफ वी टेक A B इनवर्स का भी इनवर्स, तो वो भी H में होगा. क्यों? बिकॉज ये एक एलिमेंट है. एक एलिमेंट अगर H में है और H एक सब ग्रुप है, तो उसका भी इनवर्स होना ही चाहिए वहां पर. यस, तो देयरफॉर इसका इनवर्स H में होगा. नेक्स्ट, बिकॉज दीज आर A B इनवर्स का इनवर्स, तो यहां पर रिवर्सल लॉ लगेगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. दैट मीन्स सेकेंड टर्म का इनवर्स इनटू फर्स्ट टर्म का इनवर्स. दैट मीन्स B इनवर्स इनवर्स इनटू A इनवर्स belongs to H. ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है रिवर्सल लॉ. एंड व्हाट इज दिस एलिमेंट? B इनवर्स का इनवर्स मतलब B implies B A इनवर्स belongs to H. अब हमें जो चीज मिली है, क्या हम उसको उल्टा लिख सकते हैं? क्या हम इसको कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था? इससे इस पे कैसे पहुंचते हैं? यस, दिस टर्म दैट इज, या फिर हम बोल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ. ये चीज कब ट्रू होगी? जब कॉन्ग्रुएंस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, तो ये वाली वैल्यू B कॉन्ग्रुएंट टू इसका इनवर्स, दैट मीन्स A इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा ओनली A, राइट? एंड दिस विल बी इक्वल टू, सॉरी, दिस शुड बी mod B कॉन्ग्रुएंट टू A mod H. ठीक है, तो दैट मीन्स हमें जो प्रूव करना था वो मिल गया है, B कॉन्ग्रुएंट टू A mod H. क्लियर एवरीवन? हमने यहां से स्टार्ट किया था A कॉन्ग्रुएंट टू B mod H, और हमने प्रूव किया है B इज कॉन्ग्रुएंट टू A mod H. तो दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिसिटी. नाउ थर्ड पार्ट इज ट्रांजिटिविटी. इसके लिए हमें ये प्रूव करना होता है कि अगर A इज, इसमें तीन एलिमेंट्स लगते हैं हमें, A B एंड C. तो अगर A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod H और B इज कॉन्ग्रुएंट टू कोई तीसरा एलिमेंट C mod H, देन ये जो A है और ये जो C है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक है, दिस इज ट्रांजिटिविटी. सो हाउ टू प्रूव दिस? लेट अस सी. अब बिकॉज A इज, ये दिया हुआ है, ये प्रूव करना है हमें. ठीक है, यहाँ पर A is congruent to B mod H, we know that ये कब पॉसिबल है? If and only if A B inverse belongs to H. and ये कब पॉसिबल है? जब B C inverse belongs to H. अब H में ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, and H is a subgroup. तो can we say that A B inverse into B C inverse belongs to H? बिल्कुल बोल सकते हैं. एंड ये B, अगर आप एसोसिएटिविटी यूज करोगे तो ये ब्रैकेट शिफ्ट करने के बाद ये वैल्यू आइडेंटिटी बन जाएगी. दिस विल बिकम E. That means we will get AC inverse belongs to H. अब AC inverse belongs to H को हम रिवर्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कॉन्ग्रुएंस फॉर्म में. This is possible only if and only if A is congruent to इसका इनवर्स C mod H. and यही तो हमें प्रूव करना था. See? So this is the proof for transitivity. This theorem is very easy. ठीक है, आप तीनों पार्ट्स को एक बार और रिवाइंड करके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो बिकॉज दिस रिलेशन, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव RST. दिस रिलेशन इज RST, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन तभी हो सकता है कोई भी रिलेशन जब वो RST होता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थ्योरम. थ्योरम समझ में आया होगा तो हिट द लाइक बटन एंड टेल मी थ्रू द कमेंट्स कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन हैव अ नाइस डे.